हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हेमंत क्लासेस में। आपका आज का टॉपिक है बच्चे ट्रेन्स। अकॉर्डिंग टू मी बच्चे, ट्रेन्स आपका वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक रहता है मैथ्स के अंदर। सबसे आसान टॉपिक्स में से अगर मैं बॉटम 3 टॉपिक बोलूँ तो उसमें से एक ट्रेन रहता है। बस शर्त है बच्चे कि आपको 3-4 टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से पता हो कि ट्रेन के अंदर इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बच्चे ट्रेन्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। एक होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चे? सबसे पहले बात आप इस बात को समझिए। मान लो मैं एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने एक ट्रेन को अपने पास से जाते हुए देखा और मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूँ, तो बच्चे वो उस ट्रेन की कहलाएगी स्पीड। बच्चे उस ट्रेन की स्पीड। तो ये टर्म आपने पहली बार सुनी होगी। क्या आपने सुना? रिलेटिव स्पीड। इस रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट मूविंग डायरेक्शन में आ जाए तो उसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। मैंने ऐसे बोला कि मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे ऐसे ही नॉर्मली खड़ा हुआ हूँ, एक ट्रेन मेरे सामने से क्रॉस हुई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मुझे ट्रेन क्रॉस होती हुई नजर आई। आप इस बात को समझिएगा कि जब मैं इस ट्रेन को देखूंगा, क्योंकि मैं एक स्टैटिक पोजीशन पे हूँ, तो बच्चे ये ट्रेन मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती हुई ही नजर आएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ट्रेन की जा रही थी बच्चे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। पीछे से एक और ट्रेन आई जिसकी स्पीड थी मान लो 85 किलोमीटर पर आवर, और मैं इस ट्रेन में बैठ गया। जब ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों साथ साथ चलती हुई जाएंगी और एक पॉइंट पे तो ऐसा आएगा कि फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन को ओवरटेक करेगी। तो बच्चे क्योंकि अब ये दोनों की दोनों मूविंग ट्रेन हैं, तो जो स्लोवर ट्रेन होगी, यहाँ पर बैठा हुआ जो पर्सन होगा, ये यहाँ बैठे हुए इस ट्रेन को देखेगा कि ये ट्रेन इसको कितने की स्पीड में ओवरटेक कर रही है, 80 की स्पीड में या 85 की स्पीड में या 5 की स्पीड में। आप बोलेंगे अब की बार जब ये स्लोवर ट्रेन का पर्सन इस फास्टर ट्रेन को ओवरटेक करते हुए देखेगा तो ये इसको नजर आएगा केवल और केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही होगी। और इसी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्पीड। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब रिलेटिव स्पीड आपकी दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक होता है आपका सेम डायरेक्शन में, और एक होता है प्यारे बच्चे आपका अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको ये बोला कि 80 की स्पीड में ट्रेन जा रही है, पीछे से 85 की स्पीड में ट्रेन आई, तो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन फास्टर ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को केवल 5 की स्पीड पे जाते हुए देख पाएगा। तो लेट्स से यहाँ पर ये बंदा बिस्किट खा रहा है, तो ये इजीली इस वाले पर्सन को जो उसके पैरेलली ट्रेन ओवरटेक कर रही है, यहाँ से इसको बिस्किट भी पकड़ा सकता है, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है तो बच्चे वो ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ही तो हो गया। अब लेट्स से यहाँ पर कोई स्टेशन था, यहाँ ये ट्रेन पहले पहुँची, फास्टर ट्रेन पहुँची, फिर यहाँ से वो वापस आई। अब 85 वाली स्पीड से बच्चे 85 की स्पीड से ये ट्रेन वापस आई। अब की बार बच्चे इस पर्सन को फील होगा कि चलो मैं भी इस पर्सन को बिस्किट खिला देता हूँ, और जैसे ही वो बिस्किट निकालने के लिए बाजू बाहर रखेगा तो बच्चे बाजू बाहर तो जाएगी, लेकिन अब की बार बाजू अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार जो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की होगी वो बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस नहीं होती बच्चे, वो प्लस हो जाती है। वो कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 165 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन सेम डायरेक्शन में बच्चे स्पीड माइनस हो गई थी आपकी कितनी? आप बोलेंगे 85 माइनस 80 हो गई थी आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 85 प्लस 80 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 165 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपकी अपोजिट साइड की रिलेटिव स्पीड। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब दो ट्रेन्स आमने सामने से टकराती हैं तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
क्योंकि बच्चे वो ट्रेनें एक दूसरे के अंदर तक घुस जाती हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ रिलेटिव स्पीड आपकी बढ़ी हुई होती है। और जब ट्रेनें बच्चे आगे पीछे से मूविंग डायरेक्शन में टकराती हैं तो नुकसान होता तो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपोजिट डायरेक्शन के मुकाबले आपका नुकसान वहाँ कम होता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। तो बच्चे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन बातों को समझ लेते हैं कि आपको क्या ये बात समझ में आई। इस ट्रेन के बेसिक चैप्टर के अंदर आपको केवल और केवल 3 बातें समझनी है, जिसके अंदर पहली बात आपकी रिलेटिव स्पीड है। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं बच्चे कुछ बातें। लेट्स से कि आपकी ट्रेन 1 की स्पीड इतनी है, ट्रेन 2 की स्पीड इतनी है, तो आपको बताना है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ साथ जहां पर भी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेट्स से मैंने बोला अगर ट्रेन 1 की स्पीड 80 है, ट्रेन 2 की स्पीड 90 है, तो सेम डायरेक्शन में प्यारे बच्चे इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी? आप बोलोगे इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 10। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी? 90 और 80 हो जाएगा आपका 170। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे पूछा अगर इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 55 है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 5 और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 105। फिर मैंने बोला अगर एक की स्पीड 68 है, दूसरे की स्पीड 60 है, तो बताओ सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे 8 और यहाँ हो जाएगी बच्चे 128 अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। और लास्ट मैंने बोला बच्चे अगर ये 70 हो और ये आपका बच्चे 72 हो, तो आप बोलेंगे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी 2 और अपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बच्चे 142। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। अभी तक की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती हैं अगर दोनों के दोनों मूविंग डायरेक्शन में हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में प्यारे बच्चे स्पीड आपकी क्या होती है? प्लस हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं। अब आपके लिए पढ़ना जरूरी है क्या? इसको बोलते हैं हम रिलेटिव डिस्टेंस। अब ये रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बच्चे रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है आपका? एक होता है वर्टिकल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। एक होता है आपका वर्टिकल और एक होता है प्यारे बच्चे आपका हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्टिकल का मतलब होता है एक सीधी रेखा, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में बोलते हैं बच्चे वर्टिकल। मीन्स ऐसा मान लीजिए कि ये एक पोल है, बिजली का खंभा। एक ये ट्रेन आई, ट्रेन ने इसको क्रॉस करना शुरू किया। देखो ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। क्या ट्रेन क्रॉस हो गई? ये ट्रेन क्रॉस मानी जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। ये ट्रेन क्रॉस मानी जाएगी प्यारे बच्चे इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब जब ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया तो क्या क्रॉस किया? ट्रेन ने क्रॉस करी केवल और केवल अपनी लेंथ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर बच्चे ये पेड़ होता तो पेड़ भी आपका वर्टिकल ही होता है। ये ट्रेन आई और ट्रेन इसको क्रॉस करने लगी और ट्रेन ने क्या क्रॉस कर दी किया? एक ट्रेन ने क्रॉस किया एक पेड़। पेड़ को क्रॉस किया तो भी बच्चे ट्रेन ने क्या क्रॉस करी? केवल और केवल अपनी लेंथ। आप ऐसा मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन ने क्रॉस करी क्या? केवल अपनी लेंथ। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। वर्टिकल मतलब होता है एक स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, और बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन यानी वर्टिकल के अंदर ट्रेन केवल अपनी लेंथ क्रॉस करेगी। अपनी को आप इंग्लिश में बोलते हो ओन लेंथ। केवल अपनी लेंथ को क्रॉस किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बच्चे? इससे लेटा हुआ यानी बेंड। आप ऐसा मान लो कि बच्चे ये आपका एक ब्रिज है। ब्रिज तो आपका स्टैंडिंग में नहीं होता है, आपका ब्रिज होता है बच्चे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। ये ट्रेन आई, इसको क्रॉस कर रही है। क्या ये क्रॉस हो गई? आप बोलेंगे नहीं। क्या ये क्रॉस हो गई? आप बोलेंगे नहीं। ये क्रॉस मानी जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। तो आप ध्यान से देखो ट्रेन को बच्चे ये प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ी, ये ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ी और साथ ही साथ ट्रेन को क्या क्रॉस करनी पड़ी? अपनी लेंथ।
तो इसका मतलब जब ट्रेन किसी हॉरिजॉन्टल चीज़ को क्रॉस करती है तो ट्रेन को एक हॉरिजॉन्टल यानी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसकी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी और अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पे उसको दोनों लेंथ क्रॉस करनी पड़ती हैं, दोनों। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ लेंथ उसको क्रॉस करनी पड़ती है, बोथ। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देता हूँ। मान लो एक ट्री है, ये ट्रेन आई, ट्री के केस में बच्चे जब ट्रेन ट्री को क्रॉस करेगी तो वो क्रॉस करेगी केवल और केवल अपनी लेंथ। क्या क्रॉस करेगी? ट्रेन क्रॉस करेगी केवल और केवल अपनी लेंथ। लेकिन बच्चे अगर मैं बोलूं कि ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया तो बच्चे ट्रेन आपकी हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो आसमान की तरफ जा रही हो? तो एग्जाम में कभी भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ नहीं आता कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि अगर उसने पेड़ बोला या फिर पोल बोला तो वर्टिकल की बात कर रहा है, उसने ब्रिज बोला, प्लेटफॉर्म बोला या फिर ट्रेन बोला तो वो बच्चे वो बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल की। तो मैंने कहा एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो बच्चे उस ट्रेन को दोनों की दोनों ट्रेनों की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। आप खुद देखो क्या क्रॉस होगी, आप बोलेंगे नहीं ये क्रॉस माना जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा अ ट्रेन जिसकी लेंथ है 400 मीटर, अगर वो एक पोल को पार करेगी, अगर वो एक पोल को क्रॉस करेगी तो आप जहां पर भी बैठे हो आप बताओ तो पोल का मतलब क्या होता है? वो केवल अपनी लेंथ को पार करेगी। तो बच्चे वो क्रॉस करेगी केवल और केवल 400 मीटर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। सेकंड, लेकिन जब एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 300 मीटर, वो 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, जब वो 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा प्यारे बच्चे 700 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका क्या होता है? प्लेटफॉर्म आपका होता है हॉरिजॉन्टल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। और एक तीसरे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मैंने बोला एक ट्रेन जिसकी लेंथ है, और ट्रेन जिसकी लेंथ है 300 मीटर, अगर वो 400 मीटर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए एक मैन को क्रॉस करे, एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करे। मैंने क्या बोला? एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर, वो 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी को पार कर रही है। तो आदमी बच्चे हमेशा वर्टिकल होता है, तो उस केस में ये क्रॉस करेगी केवल और केवल 300 मीटर, जो कि बच्चे इस ट्रेन की लेंथ थी। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चे, ठीक है? ये आपके आंसर्स मैंने निकाल दिए। आंसर्स तो कुछ नहीं है बच्चे, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया? सबसे पहले मैंने आपको समझाया रिलेटिव स्पीड, कि सेम डायरेक्शन में बच्चे रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट में प्लस हो जाती है। अब कुछ लड़कों को लग रहा होगा कि ये बताने की ज़रूरत क्या थी, ये चीज़ें तो कॉमन सेंस की बात है। बच्चे, लड़कों का ब्रॉटअप अलग मेंटेलिटी से होता है और लड़कियों का ब्रॉटअप अलग मेंटेलिटी से होता है। लड़कों को स्पीड्स का शौक होता है, बाइक्स का शौक होता है और कार्स का शौक होता है, तो उनको बच्चे ये चीज़ें समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गर्ल्स का इंटरेस्ट अलग होता है, बच्चे उनको स्पीड गाड़ियों का बचपन से इतना शौक नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। आपने नोटिस किया होगा, बीइंग अ बॉय, मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जब आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे जहाँ पे आपको ये दिखाना होता होगा कि इसमें कौन सी फिगर अलग है, वहाँ लड़कों को ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन लड़कियाँ उन चीज़ों को फटाफट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रॉटअप मेंटल सेंस इस तरीके से ब्रॉटअप लिया होता है, उनका बचपन इस तरीके से निकला होता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है लड़कों के मुताबिक। तो इससे बिल्कुल भी ये नहीं प्रूव होता कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट है या लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये अलग अलग चीज़ें हैं बच्चे। एक टीचर का काम क्या होता है कि वो आपको सारी की सारी चीज़ें समझाए। तो जिसको समझ में आता था, पहले से आता था, तो सेम में माइनस होता है, अपोजिट में प्लस हो जाता है। ये मैंने आपको रिलेटिव स्पीड में बताया। अगले में मैंने आपको ये बताया कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है,
कि रिलेटिव डिस्टेंस के अंदर ट्रेन होगी या तो किसी स्टैंडिंग चीज़ को क्रॉस कर रही होगी, इसको वर्टिकल बोलते हैं, उस केस में वो क्रॉस कर रही होगी केवल और केवल अपनी लेंथ। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल चीज़ को क्रॉस कर रही होगी तो उस केस में उसको अपनी और सामने वाली चीज़ दोनों के दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तक की क्लास में बच्चे मैंने आपको यही दो चीज़ें बताई हैं और इसके बाद आपके लिए जानना सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो क्या? वो है बच्चे 5 और 18 का रेशो। 5 और 18 का रेशो, इसको मैं साफ कर देता हूँ बच्चे। 5 और 18 का रेशो, 5 और 18 का रेशो का मतलब क्या हो गया? ये आपकी मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है और ये आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, ये आया कैसे? क्योंकि बच्चे आपने कई बार सुना होगा किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो बच्चे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो जब मैं इसको कट कर दूंगा तो बच्चे ये आपका बन जाएगा 5:18। ये यहाँ से आया है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई तो बच्चे आपके लिए क्वेश्चंस करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर कोई आपको बोल दे 5 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, आप बोलते हैं 18, मैं आपको रेशो पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे ये हो जाएगा 10। इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने 10 कर दिया तो ये हो जाएगा 36। इसका मतलब 36 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड हो गए? आप बोलेंगे 10। इसी प्रकार से अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपकी रूट वैल्यू है, इसको याद रखना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना होता है? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो जाएगा? आप इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20। फिर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बच्चे इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा 18 छिक्के 108 और ये हो जाएगा 5 छिक्के 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसको आप करोगे 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई आपको बोलेगा 126 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आपको 18 को पता है 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 होता है 144। 144 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? 5 8 40 मीटर पर सेकंड। 18 नी में कितना होता है? 162। 162 9 से मल्टीप्लाई करें तो अब यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 45 मीटर पर सेकंड। और बच्चे लास्ट अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड। आज भी एग्जाम में सवाल आ जाता है, आज भी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना, 18 चौके 72 होता है, यानी 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो आपको 5 से को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले 90 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे तो 18 5 जा 90 होता है, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, इसके अलावा बस मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ 90% केसेस में, मोर देन 90 के 95% केसेस में आपके सामने यही वैल्यूज़ आएंगी, जहाँ पर आपको चेंज करना होगा 18 की वैल्यू को 18 के मल्टीपल की वैल्यू को 5 के मल्टीपल की वैल्यू में, या फिर वाइस वर्सा 5 के मल्टीपल की वैल्यू को 18 के मल्टीपल की वैल्यू में। लेकिन कभी कभी अगर ये जो स्पीड आपको दे रखी है, मान लो कि मीटर पर सेकंड में दे रखी है और वो इससे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बच्चे अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 18/5 से। लेकिन अगर स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, अगर स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, और इसको याद करना भी बहुत आसान है। 18 और 5 तो आपको समझ में आ रहा है। आपको एग्जाम में आप ये भूल जाओगे कि कहाँ पर 18/5 से करना है और कहाँ 5/18 से करना है। आप ये सोचो मीटर पर सेकंड आपका छोटा होता है और किलोमीटर पर आवर आपका बड़ा होता है। तो बच्चे जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे
तो बच्चे आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका मतलब अगर आपको किलोमीटर पर आवर बड़े की तरफ बढ़ना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे आना है, छोटा करना है, तो बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, आपको डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि बच्चे इस चीज़ की लोड आप अभी मत लो, क्योंकि ये आपके 100 में से केवल 2 या 3 सवालों में अप्लाई होता है। आपके मोर देन 90% सवालों में तो यही चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, और यहीं से आपके शॉर्टकट डेवलप होते हैं, ठीक है। मैं आपको बच्चे आज की क्लास में 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि आपको आज की क्लास का आउटपुट समझ में आ जाए कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा। आपने बचपन से ही एक सवाल सुना होगा फर्स्ट, कि एक ट्रेन ने एक पोल को पार कर दिया 12 सेकंड में। एक ट्रेन ने एक पोल को पार कर दिया 12 सेकंड में। एक ट्रेन ने एक पोल को पार कर दिया 12 सेकंड में। अपने से डबल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अपने से डबल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आप सीधा बोलेंगे अगर एक ट्रेन ने एक पोल को पार किया 12 सेकंड में, तो बच्चे जब उसको डबल प्लेटफॉर्म पार करना होगा। अच्छा सुनना बच्चे, जिस बच्चे ने इसका आंसर 24 किया है ना, तो बच्चे उसको तो वहीं खड़े हो जाकर हाथ ऊपर करके वो बच्चा खड़ा हो जाए, क्योंकि पिछले आधे घंटे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। अब इस बात पे फोकस करना। एक ट्रेन ने एक पोल को पार किया बच्चे 12 सेकंड में। इसका मतलब जब वो अपने से डबल प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसको डबल प्लेटफॉर्म भी पार करना पड़ेगा और साथ साथ अपनी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी। डबल प्लेटफॉर्म पार करना पड़ेगा और साथ साथ अपनी लेंथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका हॉरिजॉन्टल होता है और उसकी अपनी खुद की लेंथ भी होगी। इसका मतलब एक यूनिट उसने पार करी, यानी जो पोल की यूनिट थी, जो उसने अपनी यूनिट की लेंथ थी, और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा उसे 2 यूनिट पार नहीं करनी होगी, उसको पार करनी होगी 3 यूनिट, क्योंकि डबल तो प्लेटफॉर्म है और एक वो खुद है। यानी बच्चे डबल प्लेटफॉर्म पार किया जाएगा 36 सेकेंड्स में। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक ट्रेन ने एक ट्री को पार किया 14 सेकेंड्स में। अपने से 4 टाइम्स ब्रिज को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अपने से 4 टाइम्स ब्रिज को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? बच्चे जब वो अपने से 4 टाइम्स ब्रिज को पार करेगी तो केवल वो 4 ब्रिज को पार नहीं करेगी, उसको 4 ब्रिज के साथ साथ अपनी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिज का मतलब क्या होगा? उसे ब्रिज भी क्रॉस करना है और अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना है। तो आप बोलोगे 4 और 1 5, 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 70 सेकेंड्स में वो पार कर पाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आप मुझे और बता दो कि एक ट्रेन ने अपने से 3 टाइम्स टनल को पार किया। टनल मतलब होता है सुरंग। एक ट्रेन ने अपने से 3 टाइम्स टनल को पार किया और उसको समय लगा 40 सेकंड। तो कह रहा है बताओ उसको पोल पार करने में कितना समय लगेगा? उसको पोल पार करने में कितना समय लगेगा? आप सीधा बोलेंगे अगर उसने से अपने से 3 टाइम टनल को क्रॉस किया तो 3 टनल उसने क्रॉस करी और उसने साथ साथ अपनी लेंथ भी क्रॉस करी, यानी उसने क्रॉस करी 4 वैल्यू। अगर 4 की वैल्यू 40 है तो बच्चे पोल को क्रॉस करने के लिए उसको केवल अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी पड़ेगी, और अपनी लेंथ को क्रॉस करने में उसे समय कितना लगेगा? केवल और केवल 10 सेकेंड्स। और बच्चे यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चे। आप नेक्स्ट पार्ट पर मूव करने से पहले प्लीज़ आप यहाँ तक की बातों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बच्चे हमने आपके एग्ज़ाम के ही आए हुए टॉप 20 से 22 क्वेश्चन ले रखे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आप सिर्फ वो ही करिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो ट्रेन का क्वेश्चन आएगा वो मौखिक रूप से विदाउट पेन आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा कम से कम समय में, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप यहाँ तक के लेक्चर को प्लीज़ बच्चे एटलीस्ट 2 टाइम्स देख लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।